अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। डिमांड थी आपके इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक इशू पे बात नहीं हो सकी जनाब गजफ्फर साहब से, और वो बहुत जरूरी इशू है। वो है बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर, खास तौर पर फलस्तीन के जो मौजूदा हालात हैं। हम तीन छोटे छोटे सेशन के अंदर हम तीन चीजों पे डिस्कस करेंगे, फलस्तीन के मामले पे और इसराइल के रोल पे। दूसरा जो इशू है हमारा सी पैक और उनमें बाकी मामलात के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल इंटरवेंशन इतनी क्यों है। तीसरा इशू कि अमेरिका आने वाले दिनों में क्या करना चाह रहा है इंडिया वगैरह के साथ मिलकर। सबसे पहले हम बात करते हैं सी पैक के इशू पे। जी, ओवर टू मुजफ्फर साहब। अब सी पैक की आपने बात की। आपको पता है कि सी पैक जो पाकिस्तान और चाइना के ताउन से शुरू हुआ, और बेसिक जो उसका चाइनीज़ कॉन्सेप्ट था, वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट, और उससे भी थोड़ा पीछे जाए, वन बेल्ट वन रोड से भी थोड़ा पीछे जाए तो चाइनीज़ का आपको पता है, चाइनीज़ अमेरिकन जो पॉलिसी है ना, अमेरिकन जो पॉलिसी चलाते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी, उनका बेसिक फॉरेन पॉलिसी का बेसिक जो अपना तरीक़ाकार है बुनियादी, वो ये है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है हाई हैंडेडनेस के ज़रिए, यानी वो आपको कहेंगे कि जी मेरी बात मानो, नहीं तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको तबाह कर देंगे, यू विल बिकम अ डेजर्ट। और वो उस यानी बाय यूज़ ऑफ गन वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के पैरामीटर्स को मनवाना को मनाते हैं और दुनिया को मजबूर करते हैं। इससे कंट्रास्ट में चाइनीज़ की फॉरेन पॉलिसीज़ की एक्सटेंशन या उनकी पॉलिसी देखेंगे तो उन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, अफ्रीकन ममालिक में अगर आप जाएं, इवन आप अफगानिस्तान के अंदर जाएं जो आपका हमसाया है, वॉर टाउन है, इतने अरसे से जंगो जदल में रहा है, अमेरिकन ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया है एक गलत झूठ बोल के, वो 9/11 वाला जो खुद ही मुसाहिद ने वो ऑपरेशन करवाया था। और दुनिया में अब वहाँ पे 140 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा थिंक टैंक बने हुए, जिस बात पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वहाँ पे एक्सप्लोसिव कितना रखा गया था, किसने एक्सप्लोसिव रखवाया था, और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये इसका मकसद क्या था। और वो खुद कह रहे हैं कि ये अमेरिकन को झूठ बनाने के, दुनिया को झूठ बनाने के लिए ये ऑपरेशन किया था, इसका मकसद अफगानिस्तान में आना था। हालांकि 9/11 में कोई अफगानी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी जिसके जरिए यहाँ आके उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर नजर दी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था। लेकिन चाइनीज़ ने उस दौरान भी, एमक माइंस है जहाँ पे वो ब्लैक गोल्ड निकलता है, वहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है और वो उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं एमक माइंस को। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था, ये भी कहा कि हम यहाँ पे रेलवे लाइन भी बिछाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है वन बेल्ट वन रोड से पहले भी चाइनीज मुख्तलिफ ममालिक में जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उन ममालिक की, उनमें इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है श्रीलंका की एक पोर्ट उन्होंने डेवलप की। अब इसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट दिया, और उस वन बेल्ट वन रोड में आपको याद है बहुत अर्सा पहले, कोई 2-1 साल पहले, एक ट्रेन थी जो शंघाई से चल के और अपना बरतानिया तक पहुंची, और उसके जरिए उसको 14 के 15 दिन लगे, उसके बाद भी कार्गो वहां से जाता रहा। तो ये सी पैक का जो मंसूबा था, इसका बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से गुजर के, चाइना से शुरू होकर गवादर पोर्ट को इन्वॉल्व करके इस खित्ते के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने का सबसे बड़ा मकसद होता है वो द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी आप सड़कें बिछा दें, और सड़कें आप बिछाएंगे तो प्रोडक्ट भी लोगों तक पहुंचेगी, लोग उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे, और लोग उसको दुनिया आपके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी भेजना चाहेंगे। आपको पता है कश्मीर में अखरोट बड़ा होता है, बहुत अच्छा अखरोट था। हम एक ऐसी जगह पे थे आज से कोई 20 साल पहले, जहाँ पे बहुत सेब और अखरोट बड़ा क्वालिटी के होते थे। तो वहाँ पे सड़क नहीं थी, जैसे मेरी यूनिट वहाँ मूव करके गई, तो वो बड़े सस्ते दरख्त बेच दिया करते थे। लेकिन फिर एफडब्ल्यू ने वहाँ पे रोड बना दी नीलम वैली के अंदर, और वो जो इलाका था दुधनियाल से पीछे, शाहकोट से पीछे एक जगह थी जूरा वैली, वहाँ तक सड़क पहुंची। तो उससे अगले साल वो लोकल्स थे, उन्होंने हमें अखरोट सस्ते नहीं दिए, उन्होंने कहा जी हमारा अखरोट लाहौर जा रहा है, वहां से ट्रक आ रहे हैं लेने। तो ये इफेक्ट होता है। बड़ी छोटी सी बात आपको बताई, यही वन बेल्ट वन रोड और यही सी पैक का कॉन्सेप्ट था। अब सी पैक पहले फेज में तो मुकम्मल हो गया, और पहले फेज में मुकम्मल होके आपने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था जो गवादर को लिंक कर रहा है कराची से, और उसके जो अल्टरनेटिव जितने सदर्न रूट और नदर्न रूट जो बन रहे हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। आपने देखा कि अब्टाबाद से लेके मानसरा से लेके आपने उसको लिंक कर दिया है, अपना मोटरवे से लिंक कर दिया, अपना हवेलियाँ से आपने
डायरेक्ट जो है वो एक सड़क बनाई जो निकल रही है, मोटरवे के ऊपर आ रही है। इसी तरह बहुत सारे और लेटरल जो है और टेंजेंट रूट एफडब्ल्यू ने मुकम्मल किया। अब वहाँ की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो रक्षाई इकोनॉमिक से अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आपका फैसलाबाद में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, इन इकोनॉमिक जोन, गवादर में इकोनॉमिक जोन बन रहा है जी गवादर में इकोनॉमिक जोन बन रहा है। और गवादर में मैं पिछले दिनों अपना अभी कल ही इंसिडेंटली अभी बैंक के प्रेसिडेंट थे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हम इन इकोनॉमिक जोन्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोनिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक जोन में। गवादर में सिर्फ हमारी ब्रांच मौजूद, तो इसका मतलब है कि इस कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर न सिर्फ ये कि इंडिविजुअल बल्कि आपके इदारे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उस सी पैक को जो जब कंप्लीट होगा तो वो ओपनिंग देगा न सिर्फ पाकिस्तान को, वो इंडिया को भी ओपनिंग देगा। वो गवादर के जरिए आपकी जितनी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अब चाइनीज जो अपना ऑयल मंगाते हैं, वो उनको जो कॉस्ट जो पड़ती है और जो रूट पड़ता है वो कम से कम 20 दिन लेता है उनका, वो अपना बेस से चल के शंघाई पहुंचने तक। अगर वो गवादर पे आके ऑफलोड करता है जहाज, जो बिल्कुल अपना एक अरबियन ओशन के टिप के ऊपर आती है, जो ओशन के टिप, अगर सी के टिप के वहां आके वो अनलोड करता है और वहां से पाइपों में पड़ता है, तो अगले दिन वो पहुंच जाएगा चाइना के अंदर। इसी तरह वहां पे जो कार्गो ऑफलोड होगा, अभी तो उन्होंने कहा जी आप ऑनलाइन कार्गो की बुकिंग भी करें, गवादर पोर्ट फुल्ली ऑपरेशन हो गई है, उसके बर्थ कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम बना है, हाउसिंग कॉलोनी डेवलप हो रही है, आपने अपना सी के साथ साथ बड़ी अच्छी मरीन ड्राइव बनाई है। तो ये तमाम जब डेवलप होगा और सी पैक सेकंड फेज के अंदर जब मुकम्मल होगा, तो ये इस मुल्क के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि ये इस मुल्क के लिए इकोनॉमिक गेम चेंजर हो सकता है, जिसमें लोगों को न सिर्फ ये है कि अदारों की इन्वॉल्वमेंट, बल्कि लोगों को यहाँ जॉब मिलेंगे। अभी आपके देखिए इसी अपना कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा महमन डैम और आपके जो डैम्स हैं, यूब खान के बाद पाकिस्तान में कोई डैम बना? अगर बना है तो मुझे बता दीजिए कोई, मतलब है आप, हमारा हाल ये सदीक साहब में सेक्रेटरी रिलीफ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, तो मैंने वहां पे स्टडी ये किया कि आपका पानी, आपका सैलाब क्यों आता है। पानी जो रावी से या बाकी दरिया जितने हैं उनसे, पाक चनाब से, रावी से जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, तो वो सियालकोट से चलता है और यहाँ से चलता चलता या इन दरियाओं से होता होता वो जाके इंडियन ओशन में गिर जाता है। रास्ते में कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप पानी को रोक रहे हो, कोई ऐसे डैम आपने बना रहे हो। और जब आप वो मुल्तान से आगे, डीजी खान से आगे जाता है, तो वो लो लाइंग एरिया में जा रहा होता है। जब वो लो लाइंग एरिया में जाता है तो पानी बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है तो तबाही होती है। फिर आप बड़े बड़े बूट पहन के चले जाते हैं इलाकों का विजिट करने के लिए। अगर आप वो बड़े बूट पहनने से पहले कुछ ऐसी थिंकिंग करें, विजनरी थिंकिंग, कि जी आप रास्ते में छोटे छोटे डैम बना दे हुकूमत, तो जो पैसा आप फ्लड मिटिगेटिंग, जो फ्लड को लड़ने के लिए खर्च कर रहे हैं, वो फ्लड मिटिगेशन पे खत्म खर्च करें। लेकिन वो सोच क्यों लेके आएगा आपका? कोई सोच वो लेके नहीं आपका तो ये है कि आपने पानी में खड़े होकर तस्वीरें खिंचानी है, जो लोगों ने देखनी है तो वो कहेंगे जी हाँ जी हमारा चीफ मिनिस्टर बड़ा काम कर रहा है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर आज बुजदार साहब हो या अपना कोई अपना पीपल्स पार्टी का कोई भी हो, शहबाज, वो ये नहीं करेंगे कि पानी को रोके। अब आपके डैम बन रहे हैं, उससे पानी रुकेगा, जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी एग्रीकल्चर बढ़ेगी। ये जो आपकी शॉर्टेज आती है एग्रीकल्चर से, जिसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो वो कमोडिटी और जो अपना प्रोडक्शन है उसका मसला हल होगा। तो ये सी पैक, इन तमाम चीज़ों को सी पैक बड़े इफेक्टिव तरीके से लिंक कर रहा है, अगर एक जनरलाइज टर्म में समझना चाहते हैं। फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप होंगे, जो आप ऑप्टिक फाइबर ले करेंगे, उससे आपके दुनिया की कनेक्टिविटी बढ़ी। फिर आपकी ओपनिंग आएगी अफगानिस्तान से, अगर ऊपर जाएंगे तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक ओपनिंग आएगी। गवादर जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, आपका कार्गो चीप कार्गो। अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान पे सदीक साहब इतना रहम किया खुदा ताला की जात ने, कि गवादर अगर आप गए हो या गवादर की जहाँ पोर्ट बन रही है, आपको पता है दुनिया में दुबई आप जाए ना तो जहाज हाई सी में खड़ा होता है, वहां से टग बोट होती है या वहां पे छोटी जो जाती है जेटी जो सामान उतारती हैं और मेन हार्बर पे लेके आती है। ये तो गवादर तो वो डीप सी वाटर पोर्ट है जहां पे शिप आएगा, आके जेटी पे लगेगा और जेटी के साथ लगेगा, अपने गैराज में गाड़ी को टर्न करते हैं उस तरह टर्न करके वापस हाई सी में चला जाएगा।
तो अब ये जब डेवलप होगा तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और सी पैक का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगर कंप्लीट हो, जब कंप्लीट होगा तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छा पैगाम लेके आएगा। लेकिन इसके लिए जरूरत इस अमर की है कि सियासी सतह पे और जो आपका इंटेलेक्चुअल फेज होता है, जहाँ पे आपने चीज़ों को प्रोजेक्ट करना होता है मुख्तलिफ अदारों के ज़रिए, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के ज़रिए, थिंक टैंक्स के ज़रिए, सोच रखने वाले लोगों के ज़रिए, वो इसकी सही परसेप्शन दुनिया में करें, उसको कंटेंशियस ना बनाएं, इसके ऊपर ऐसे बयानात ना दें जिससे दुनिया जो है वो असल प्रोजेक्शन देख के वो जो आपके अंदर तफरुकात आते हैं, जो आपके ऊपर मुख्तलिफ स्टेट, उसके ऊपर बहस करना शुरू कर दे। जनरल आसिफ सईद बाजवा हैं, वो बड़े बड़ा डिलीजेंटली काम कर रहे हैं और मुझे लगता है इंशाल्लाह ये जल्दी मुकम्मल होकर अपने टाइम फेज में दिखाएगा। जी, आपने बिल्कुल ऐसा ही कहा। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को मैं भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। डेडिकेटेड आदमी है, ऑनेस्ट ऑफिसर है, मेहनत करने वाले, और जिस तेजी के साथ बाकायदा प्रोजेक्शन करके और वो यानी ग्राउंड के ऊपर सीपैक नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए जो गेम चेंजर होगा। हम आखिरी सेगमेंट में आपसे बात करना चाहेंगे जो खासतौर पर फलस्तीन का और जायनिज्म का जो आया अभी। आप पिछले दिनों जोइश क्रॉनिकल्स ने हमारे पाकिस्तान के 3 बुनियादी तौर पर इमरान रियाज खान, मखदूम शहाबुद्दीन और जाहिद अहमद के बारे में उन्होंने जूइश लॉबी के अगेंस्ट बात करने पर बड़ा शोर डाला है उन्होंने। और उन्होंने ये जो जंग हुई थी ये सारे मसले में बड़ा पॉजिटिव एक रोल प्ले किया। पाकिस्तान भी उठ के सामने आया। आप क्या समझते हैं कि इसराइल का इस स्टेज के ऊपर ये सारा मसला क्या था और वो क्या करने चाहता था या क्या करने जा रहा था? बात ये कि सर ये आज की तो बात है नहीं। 1928 में पहले जियोनिस्ट कांग्रेस बनी थी और 1928 के अंदर ये जियोनिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था। और जब ये जियोनिस्ट स्टेट को क्रिएट करने की जो इनके जो अपना फोर फादर्स थे, उन्होंने जब इसके ऊपर बात की तो उन्होंने इसी जगह को डिटेक्ट किया था, क्योंकि ये मस्जिद अक्सा जो है ये पाकिस्तान, ये मुसलमानों के लिए भी जेरूसलम जो है और ईसाइयों के लिए भी और ज्यूस के लिए भी नेचुरली एक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है कि हजरत रसूल के लिए पीस भी कौन वहां से गए थे, मेराज पे तशरीफ ले गए। तो चूंकि जियोनिस्ट ने मुसलमानों के बीच में छुरा घोंपना था तो उन्होंने इस चीज को अपना इस जगह को चुना था। हालांकि अगर आपको याद हो ना तो चैम्बरलेन ने 1927-28 उसके बाद एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें कीनिया के अंदर जो है इजराइल को ऑफर की गई थी कि वहां पे जो है आपकी स्टेट जो है वो उसको बना देते हैं, और वो बड़ा फेमस उसके ऊपर कॉन्सेप्ट जो है वो आया था। लेकिन ज्यूज ने और यहूदियों ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। तो 1928 में 1927 में इसका कॉन्सेप्ट आया। 1928 में फर्स्ट जियोनिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़द की गई, कांग्रेस मुनक़द की गई थी और फिर मुख्तलिफ लीडरान को सपोर्ट करते रहे। और फिर आपने देखा जिस तरह 1948 में अमेरिका ने और बरतानिया ने मिल के यहूदियों को यहाँ पे आबाद किया। और उसी में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1886 में पहला वाकया हुआ था इस इलाके में, जहाँ पे मुसलमान सेटलर्स के ऊपर यहूदियों ने जो है वो अटैक किया था, उनको निकालने की कोशिश की। और ये आज भी हो रहा है, आज भी इसी चीज को रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि जियोनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जी आप दुनिया में यहूदियत को फैलाएं। और अब क्रिश्चियन जो न्योकॉन्स है ना, जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस है, उनको ये जियोनिस्ट जो हैं, जो कहते हैं वो जो इवोलॉजिकल ज्यूज हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट, उनका एक गठजोड़ हो गया, उनका एक रिलीजन के ऊपर, मजहब के ऊपर एक मिलाप हो गया है। और अगर आप बहुत सारे मैं अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उनका एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, और वो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज है अमेरिका में, उनके वो है फिलिस बैनस उनका नाम है। और उन्होंने अपने आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट प्रिपेयर्ड टू होल्ड इसराइल अकाउंटेबल फॉर एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब आप इससे क्लियर होगी बात। मैं आपको कोट कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज के प्रोफेसर है फिलिस बैनिस, उन्होंने ये लिखा था। और उन्होंने कहा बाइडेन की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आएगी जहां पे इजराइल को ह्यूमन राइट्स वायलेशन में, लोगों को मारने में, बच्चों को टॉर्चर करने में, औरतों को रेप करने में क्रिटिसाइज किया जाए।
इसराइल दुनिया की सबसे बड़ी फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फैशिस्ट मुल्क है, जिसका एक बदमाश करप्ट बदमाश, जिसके खिलाफ करप्शन के केसेस चले, नेतन्याहू, वो वर्ल्ड ज्यूनिस्ट बॉडी को लोगों को मारने के लिए लीड कर रहा है, तबाह करने के लिए लीड कर रहा है, उनके सेटलर्स के मकानों को काबू करने के लिए, काबिज होने के लिए लीड कर रहा है। उसको अकाउंटेबल करने के लिए दुनिया की ताकत तैयार नहीं। कल गालबन एक यूनेस्को की एक अपना स्टेटमेंट आई थी, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने देखा उसमें इजरायली जो डेलीगेट है वो तकरीर कर रहा था, और उसने कहा कि जी हमें होलोकॉस्ट के लिए 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तो उसके बाद क्यूबा के रिप्रेजेंटेटिव ने तकरीर की, उसने कहा ये इस हाउस को पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में हमें फलस्तीनियंस के लिए 1 मिनट की खामोशी अडॉप्ट करनी चाहिए। और फिर वो खड़े हुए, और फिर चेयर जो थी, जो उसको चेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा वेरी वैलिड पॉइंट गिवन बाय द क्यूबन डेलीगेट। तो दुनिया में जो आप अपराइजिंग है, वो कह रहे हैं कि यहूदियत जो है वो दुनिया में गासिब है, वो दुनिया में जुल्म ढा रही है। इसराइल सिर्फ एक मुल्क है आपको पता है इंटरनेशनल लॉ के तहत आप 8 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कैद में नहीं रख सकते, पाकिस्तान का लॉ भी यही कहता है। और खास तौर पे अगर आपने कैद में रखा है तो आप उसके बड़े लोगों को ना साथ। दुनिया में 2 ममालिक हैं, एक इसराइल है और एक इंडिया है, जिन्होंने 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो घेटूज में रखा हुआ है, डिटेंशन में रखा हुआ है, उनको मारते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। इंडिया ने वो जेल श्रीनगर से आगे बनाई है, और इसराइल ने जो है वो रोजाना लोगों को पकड़ के ले गए। तो ये जो फैशिस्ट स्टेट्स होती है ना, जो मजहब के ऊपर फैशिज्म फैलाती है, जैसे इंडिया मजहब के ऊपर फैशिज्म फैला रहा है, और इतना फैशिज्म फैला रहा है कि उस फैशिज्म में उसने कोविड के जरिए लोगों को बर्बाद कर दिया। आज इंडिया में शमशान घाट नहीं मिल रहे। आज इंडिया के चैनल्स लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी जिन जहादियों को आप कहते थे, या जिन तबलीगी जमात वालों कहते हैं वो कोरोना लेके आए हैं, वो तो आज हिंदुओं को खून दे रहे हैं, वो आज हमारी डेड बॉडीज जला रहे हैं। तो शर्म करो, मर जाओ शर्म से, अगर कुछ शर्म है। वो बहुत बड़े बड़े एंकर्स का नाम लेके कह रहे हैं कि तुमने कहा था कि पाकिस्तान कोरोना से मरेगा, और हेडिंग लगाई थी इंडिया टुडे ने, NDTV ने। आज इंडिया में कोरोना का जो हाल है, जो लाखों लोग मर रहे हैं, तो अगर कोई चुल्लू भर पानी है तो डूब मरो उसमें। तो जो इसराइल है, वो जो ये हिंदुत्व हाई ग्रेड क्रिश्चियन न्योकॉन्स का, और जो अपना ज़ियोनिस्ट का जो नेक्सस चल रहा है, ये दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहा है। इराक इन्होंने तबाह किया, ज़ियोनिस्ट के जरिए तबाह हुआ, क्योंकि बुश सबसे बड़ा दहशतगर्द था, एंड ही वाज द एजेंट ऑफ ज़ियोनिस्ट। वो उनके लिए काम करता था, उसका बाप भी उनके लिए काम करता था, है ही वो। उसके बाद ट्रंप आया, ट्रंप का सन इन लॉ क्या था, कोशर, वो भी एवोलॉजिकल ज्यू था। बाराक ओबामा ने दुनिया को तबाह किया। मुसीबत तो ये है कि दुनिया को तबाह करते हैं, इराक को तबाह करते हैं, अफगानिस्तान को तबाह किया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, हमारे अपना ट्राइबल एरिया में बमबारी की, और हम पे चढ़ाई करते हैं कि हम ह्यूमन राइट वाले हैं, हम पे चढ़ाई करते हैं, हम ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं। तो आप दुनिया की हिपोक्रेसी देखें, ये हिपोक्रेसी है जो यहूदियों को शय दे रही है कि आप सेटलर्स को भी मारें और पैलेस्टीनियन को भी मारें। लेकिन याद रखें, खुद मुख्तारी की जो तहरीक चलती है वो दबती नहीं है। पैलेस्टीनियन में अब नया जज्बा उसी तरह बेदार हो रहा है, और वो जज्बे की ट्रांसक्रिप्शन, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। इंग्लैंड में कितने बड़े बड़े जुलूस निकले, उन जुलूसों में मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, क्रिश्चियन भी थे। इजराइल के अंदर जुलूस निकले सेटलर्स और नॉन सेटलर के दरमियान, जिसमें यहूदी भी थे जो फेवर कर रहे थे पैलेस्टीनियंस को, बहुत बड़े बड़े लोग थे वहां पे। एक पायलट ने बयान दिया, एक फौजी ने बयान दिया कि मेरे ज़हन में वो बच्चा आ जाता है जिसको मैंने मारा था, और वो मुझसे रात को सवाल पूछता है मुझे क्यों मारा था। एक पायलट है इसराइल का, उसने बयान दिया कि इसराइल वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, टॉर्चर। असल में तो नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में वॉर क्राइम्स के तहत मुकदमा हुए, इसराइल पे एज ए स्टेट वॉर क्राइम्स के तहत मुकदमा दर्ज है। लेकिन चूंकि अमेरिका जैसा एक और दहशतगर्द मुल्क है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, जो दहशतगर्दी को फरोग करता है। आप यहाँ देखिए ना, आप जफर साहब, यहाँ जो अब चले, ये तो अमेरिकी तो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, यहाँ यूएनओ का रोल क्या है, यूनाइटेड नेशन का रोल आप देख लेना, वो भी तो उनका पिट्ठू बना हुआ है ना सारे मामले में। सर यूएनओ तो है ही नहीं ना, यूएनओ खत्म हो गई। यूएनओ बनी थी लीग ऑफ नेशंस के बाद। उसका बेसिक मकसद क्या था दर सदीक साहब? बेसिक मकसद था कि दुनिया में अमन अमन कायम रखे, और जिन ममालिक के दरमियान किसी इशू पे कन्फ्रंटेशन होती है उनके दरमियान मुसालहत कराए। अब यूएनओ ने किया क्या? यूएनओ ने जंग को फरोग दिया। यूएनओ ने करारदादें पास की कि जाओ इराक को तबाह करो,
यूएन ने करारदाद पास की जो अफगानिस्तान को तबाह करो, क्योंकि यूएनओ नहीं रही, वो यूनाइटेड नेशन यूएनसी बन गई है, वो बन गई यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन। इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन बाय द अमेरिकन। और अमेरिकन लीडरशिप आप देख लें, वो एक्सपर्ट हैं दहशतगर्दियों को ट्रेन करने में। ये आईएसआईएस कहाँ ट्रेंड हुई थी? 5,000 लोग जॉर्डन में ट्रेंड किए थे। अबू बकर बगदादी को कहाँ से लेके आए थे? उसके बाद वो जो इक्विपमेंट छोड़ के गए थे इराक में, क्यों छोड़ के गए थे सड़कों पे? कि वो उसको आईएसआईएस इस्तेमाल करे। तो ये अभी भी इराक में अबू गरीब की जो जेल है ना, उसकी जेल की दीवारें आज भी रोती हैं अमेरिकन फौजियों के जो मुजालिम ढाए हैं वहां पे बेचारे इराकियों पे। इराक को तबाह किया किसने? तबाह किया अमेरिका ने तबाह किया। सीरिया को तबाह किया किसने? तबाह किया D12 किसकी फौज थी? वहां पे इन्होंने दहशतगर्द लॉन्च किया, उनको एयर कवर तक प्रोवाइड किया, बच्चों की सड़कें लाशें जो है वो मिली अपना सी के साथ। किसने मारा? अफगानिस्तान को किसने तबाह किया? अफगानिस्तान में JSOC ने, जो ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड थी, उसने क्या क्या जुल्म नहीं किए। एक किताब है बड़ी मशहूर, साइलेंट वॉर, एक साफी है, ब्रिटिश अमेरिकन साफी है, उन्होंने लिखी है, मेरे ध्यान से उनका नाम निकल गया। उन्होंने एक ऑपरेशन का जिक्र किया कि जी एक दिन रात को एक घर में शादी हो रही थी, और उस शादी में जो जिस बच्चे की शादी हो रही थी वो अफगान फौज का मुलाजिम था। वहां पे JSOC वाले गए, वहां पे हेलीकॉप्टर उतरा, वो शादी वाले घर में गए, उन्होंने पूरे घर में लोगों को मार दिया, और घर के लोगों का जिक्र है, और मार दिया, और वो लाशें वहां छोड़ के चले आए। हालांकि वो अमेरिकन के साथ काम कर रहा था। अब वहां पे किसी ने फीड किया होगा कि यहाँ तो दहशतगर्दी हो रही। वो साफी ये मुकदमा लेके अमेरिकन कोर्ट्स में गया। अमेरिकन कोर्ट्स में ये मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। आप कहते हैं वहां पे बड़ी आजादी है जस्टिस की, वो जस्टिस की आजादी अपने लोगों के लिए। जहां मुसलमानों का मामला आता है वहां थप्पड़ मार के छोड़ देते हैं मुसलमानों। और उसने उसके ऊपर किताब लिखी, उस किताब में मुकदमे का जिक्र किया। तो बात यह है कि यहाँ पे जब डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और दहशतगर्दी, किसी जमाने में नॉन स्टेट एक्टर होते थे ना, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ा करते थे, हम कहते थे नॉन। अब तो स्टेट प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है। अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है सीरिया में, अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अपना इराक में। नहीं लड़ रहा प्रॉक्सी वॉर, अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। वो अपना ब्लैक वाटर्स को कौन लेके आया था? अगर ब्लैक वाटर लड़ी, वो प्रॉक्सी वॉर नहीं होगी। ब्लैक वाटर कहाँ कहाँ नहीं गई है? किस तरह उन्होंने ये ड्रोन्स के जरिए कीनिया अपना मुल्कों को तबाह नहीं किया है कि जी यहाँ पे जाके हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं। मैंने बताया ना, ये मुकदमा, एक मुकदमे का मैंने आपको जिक्र किया। आप साइलेंट वॉर किताब उठा के पढ़, डर्टी वॉर, सॉरी साइलेंट वॉर नहीं, उस किताब का नाम है डर्टी वॉर। तो इस किस्म के जो मुजालिम उन्होंने ढाए हैं, और जिस तरह ढाते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी बाइडन साहब को या कमाला हारिस को, ये तो वो कह देते हैं कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ विद सो मच ऑफ वेपन्स। वो ये नहीं कहते पैलेस्टीनियंस हैव आल्सो राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। यानी उनके पास तो पत्थर है ना, वो तो पत्थर लेके खड़े होते हैं। अब वो अपने, अब बहुत बड़ी मशहूर किताब आई है, लोगों को पढ़नी चाहिए, जो अपना अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर उन्होंने लिखी है, और उसका हेडिंग है पैलेस्टाइन पीस नॉट अपार्थाइड। और उन्होंने उसके अंदर ये जिक्र किया है कि कैंप डेविड में जिस वक्त बातचीत हुई थी, तो इजरायलीज ने ये माना था कि हम सेटलमेंट्स को खाली कर देंगे। 236 सेटलमेंट्स हैं जो हाईवेज के जरिए लिंक है, वहां फलस्तीनी चढ़ नहीं सकते। ऑस्लो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा जी इन्होंने मारा था, फिर उन्होंने प्रॉपर्टी, वो लिखते हैं, इन्होंने यहूदियों ने प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की, वहां पे कॉलोनाइजेशन की। और तारीख का सबसे बड़ा जुल्म यहूदी और यहूदी गवर्नमेंट कर रही है इजराइल सेटलर्स के ऊपर और पैलेस्टीनियन के ऊपर पैलेस्टाइन में। कहते इन्होंने कैंप डेविड में ये माना था, लेकिन उसके बाद कबूल नहीं किया। तो वो ये कहते हैं, कंक्लूड ये कहते हैं कि असल में इजराइल जो है वो टाइम बाय करना चाहता था इन तमाम इलाकों पे कब्जा करने की। तो यहाँ पे आप इनकी रियाकारी देख ली, ये जिमी कार्टर कह रहे हैं, आपकी किताब उठा के पढ़ ली। तो इनका जो गंदा चेहरा, इनका जो गंदा चेहरा है, और जो इनका बदमाशी का चेहरा, और बदमाशी भी ऐसे, अगर अपने लेवल पे बदमाशी करें। आज इजरायली फौजी जो हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रहे हैं कि वो पैलेस्तीन के सामने इजरायली फौजी डाइपर्स पहन के जाते हैं, क्योंकि जो फलस्तीनियन से बात करते हैं तो उनका वो जो है ना यूरिनेट कर जाते हैं, वो इसलिए वो डाइपर्स पहन के जंग लड़ रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप बदमाशी कर रहे हैं अमेरिका की बेसिस पे, आप बदमाशी कर रहे हैं जर्मनी की बेसिस पे जो आपको हथियार देता है, आप बदमाशी कर रहे हैं फ्रांस की बेसिस पे, जहां पे एक ऐसा सदर बैठा हुआ है जिसने अपनी माँ की उम्र की औरत से ताल्लुकात कायम किए थे, और वो उसने बैन कर दिया था कि फलस्तीन के अंदर जुलूस नहीं निकलेंगे। वहां पे लोगों ने कितने बड़े बड़े जुलूस। तो ये जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है,
जो दुनिया का मीडिया कंट्रोल करती है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा ठीक कहा था CNN पे कि फलस्तीनियन से बात सामने नहीं आती बिकॉज डीप पॉकेट। आपको वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व कौन कंट्रोल करता है? वहां पे जितने, मेरे ख्याल जितने वहां पे मेंबर्स हैं उसमें 2 हैं जो क्रिश्चियन है, बाकी सारे यहूदी हैं, सिर्फ मेंबर्स हैं, समझे ये ना? बात वजह फरमाई आप, वजह फरमाई। अच्छा, चूंकि गजनफर साहब हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और गुफ्तगू ऐसी है जो खत्म होने का नाम है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। अभी तक हमारे ना सोशल मीडिया के ऊपर और ना ही खास तौर पर टीवी चैनल्स के ऊपर ये जो एंगल आप लेकर आए हैं ये वो बयान कर चुके हैं। क्रेडिट टू यू कि आपने बड़ा डीपली को स्टडी किया, लेकिन आपको दोबारा तकलीफ हम देते रहेंगे। वक्त जो पे ज्यादा हो गया है, वक्त की किल्लत है, माजरत चाहते हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।